नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनीत झा और आज की इनकम टैक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीकॉम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इस चैप्टर में कुल 6 सेक्शन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि सेक्शन 22, 23, 24, 25 कैपिटल ए, 26, 27 आसान है याद करना, जैसे कि 22 से लेकर 27 तक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आपको ये पूरा का पूरा सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके क्या करना होगा, लिखना होगा। मतलब अभी जैसे जैसे क्लास चलेगा उसमें जितनी बातें लिखी हुई है वो सब आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सेक्शन 22 में ये बताया गया है कि हम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स आपसे कैसे वसूलेंगे। हम का मतलब यहाँ पर हो गया इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें ये कहता है कि हम आपसे टैक्स वसूल कैसे करेंगे, कर का आधार क्या है। सेक्शन 23 बहुत ही बड़ा सा सेक्शन है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जीएबी निकालना होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होता है। इसको अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे कि ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है। सेक्शन 24 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये दिया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड से आपको कौन कौन सी ऐसी छूट है जो आपको मिलती है। यहाँ पे जो कटौतियाँ लिखी हुई है इसकी जगह आप स्टैंडर्ड को मानक कटौती भी कह सकते हैं। सेक्शन 25 कैपिटल ए में अनरियलाइज रेंट, मतलब अगर कोई ऐसा रेंट है जो अभी तक वसूल नहीं हुआ है तो उससे संबंधित एक छोटा सा प्रोविजन है। ये 2 लाइन का प्रोविजन है, कुछ खास बड़ा नहीं है। इसके बाद जैसे कि सेक्शन 26, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है इस बार। इसको आप बीबीआई मान के चलिए और इसको भी आप बीबीआई मान के चलिए। जैसे कि डीम्ड ओनर किसे कहते हैं, को ओनर कौन होता है, तो ये दोनों मिक्स करके ही क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि डीम्ड ओनर क्या होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों ही इस बार के एग्जाम के लिए। और कुछ टर्म्स को देख लेते हैं हम लोग कि जब कभी भी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या फिर आप ऐसे कहें कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि एक चीज़ आपको याद रखना है, लेट आउट हाउस। तो लेट आउट हाउस का मतलब ऐसा होता है कि जो मकान आपका किराए पे लगा हुआ है तो उसको यहाँ पे लेट आउट हाउस कहते हैं, किराए पे लगा हुआ मकान। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि स्वयं के रहने का मकान। यहाँ पे हिंदी भी मैंने लिख दिया है, तो आगे चलकर इसको LO बोलेंगे। LO का मतलब हो गया लेट आउट हाउस और एक हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज़ बता देता हूँ आपको कि एक होता है डीम्ड लेट आउट। आपको मैंने एक नया टर्म यूज किया यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि डीम्ड लेट आउट हाउस। अब ये डीम्ड लेट आउट हाउस क्या होता है इसको समझते हैं जरा। जैसे सामान्यतः मान लीजिए आपके पास कोई एक घर है और इस घर को आप किराए पे नहीं लगाते हैं, इसमें आप स्वयं रहते हैं, खुद ही रहते हैं, तो आपसे इनकम टैक्स कोई टैक्स नहीं लेगा। क्यों ले भला, आप अपने घर में रह रहे हैं तो कोई आमदनी तो आपकी हो नहीं रही है, तो आपसे क्यों टैक्स लेगा। फिर पता चलता है कि ये तो आपका पहला घर था, हाउस 1 है, आपके पास एक दूसरा घर भी है और इस घर को आपने किराए पे नहीं लगाया हुआ है, इस घर में भी आप खुद ही रहते हैं। तो आपसे इनकम टैक्स पूछता है, अरे इस घर में क्यों रहते हो, इसी घर में क्यों नहीं रहते हो, इस घर को किराए पे लगा दो। तो आप कहते हैं आपको क्या मतलब है, मैं घर किराए पे लगाऊं चाहे ना लगाऊं, क्या मतलब है। लेकिन फिर पता चलता है कि आपका एक तीसरा घर भी है और ये घर भी आपने बस यूं ही रखा हुआ है। तो इनकम टैक्स आपसे पूछता है कि इस घर को क्या करते हो। तो आपने कहा कि ये घर भी हम ऐसे ही रखते हैं, कभी हम इसमें रहते हैं, कभी हम इसमें रहते हैं, कभी हम इसमें रहते हैं। ऐसे अगर आप कहते हैं तो इनकम टैक्स का ये कहना है यहाँ पर कि देखो, अगर आपके पास 2 घर से अधिक है तो आपको कोई भी 2 ऐसे घर चुनने होंगे जिस घर को आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप उसमें रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने ये डिसाइड करा कि हम हाउस 1 हाउस 2 में रहते हैं, तो ठीक है, फिर हाउस 3 को चाहे आप किराए पे लगाते हैं चाहे नहीं लगाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स ये मानकर चलेगा कि ये किराए पर घर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डीम्ड लेट आउट हाउस इसको बोला गया। मतलब मकान किराए पे लगा हुआ माना जाएगा। पहले ऐसा था कि एक ही घर को आप स्वयं रहने के लिए रख सकते थे और एक से अधिक घर है तो दूसरा घर जो है डीम्ड लेट आउट माना जाता था। लेकिन 2001 के बाद से जो है
एक घर बढ़ा दिया गया, मतलब आप 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रख सकते हैं, खुद स्वयं रहने के लिए 2 घर को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 घर से ज़्यादा है तो आपने अगर किराए पे लगाया है चाहे नहीं लगाया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स ये मानकर चलेगा कि वो किराए पे लगा हुआ है। इसीलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जहाँ पर आपकी एक्चुअल रिसीव्ड इनकम पे टैक्स नहीं लगता, डीम्ड इनकम पे भी टैक्स लग सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा डीम्ड लेट आउट हाउस क्या होता है। एक और भी टर्म आएगा जैसे अपॉर्टिनेंट लैंड। तो अपॉर्टिनेंट लैंड का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मकान से जुड़ा हुआ जो खाली जगह होता है ना, जैसे कि गार्डन हो गया, गैरेज हो गया, कंपाउंड हो गया, या कार पार्किंग के लिए कोई जगह छोड़ा हुआ है, प्ले ग्राउंड है, तो इसको भी अगर किराए पे लगाते हैं तो इससे जो किराया आएगा वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई खाली ज़मीन है जिस पे घर वगैरह नहीं बना हुआ है, तो उस घर को अगर उस खाली ज़मीन को अगर आप किराए पे लगाते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई खाली ज़मीन है, उस पर आपने पार्किंग के लिए दे दिया है, तो वो पार्किंग से जो आमदनी आएगी वो अदर हेड सोर्स में टैक्सेबल होगा, मतलब अन्य साधनों से आय में टैक्सेबल होगा, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्शन 22 कर लगाने का आधार क्या है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं कि कर लगाने का आधार क्या है। तो देखिए सेक्शन 22 में कर लगाने का आधार कहने का मतलब ये चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, कंसिस्टिंग का मतलब होना और एनुअल वैल्यू का मतलब हो गया हम पूरे 1 साल की बात कर रहे हैं, महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहे। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। तो आप देख रहे हैं कि लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब यहाँ पे इसको भी शामिल कर लिया है। तो अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है या उससे जुड़ी हुई, मतलब अगर आपके पास कोई घर या उससे जुड़ी हुई ज़मीन है तो उसका हम एनुअल वैल्यू निकालेंगे। और अगर आप ऑफ विच द असेसी इज द ओनर, मतलब अगर आप उसके मालिक हैं, ओनर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप उसके क्या हैं तो मालिक हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, उस बिल्डिंग से अगर कोई आमदनी आ रही है, तो बिल्डिंग से आमदनी तो एक ही तरीके से आ सकती है, रेंट से आ सकती है, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बहुत छोटा सा चार्जिंग सेक्शन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसकी हिंदी आपको बड़ी आसानी से आपके गेस्ट पेपर में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा। तो वैसे मैंने समझा ही दिया आपको पूरा, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। अब कुछ कुछ मुख्य बातें हैं जैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला हाउस प्रॉपर्टी जिसको कि मकान संपत्ति कहते हैं, तो यहाँ पर जो मकान संपत्ति है वो परमानेंट वाला होना चाहिए, है ना। जैसे कि टेंट वेंट वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जैसे कैनॉट बी टेम्पररी लाइक टेंट गाड़ दिया या बैम्बूज गाड़ दिया। अगर बैम्बूज वाला भी है घर, जैसे बांस का भी है, अगर चारों तरफ से खुट्टा गड़ा हुआ है, तो वो परमानेंट जैसा होना चाहिए। और आप जो मकान किराए पे लगा रहे हैं वो तो सामने वाला उसमें खुद रह रहा है या फिर कॉमर्शियली यूज कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप ये देखिए कि अगर आपका कोई अपना मकान है, उसको अगर आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर ऐसे केस में वो हाउस जो है वो टैक्सेबल नहीं होता, मतलब उसका फिर कोई दिक्कत नहीं है। नॉट यूजिंग फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन, उसका हम एक अलग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको फिर आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओनर जो मालिक है या फिर डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट बात आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ हमने एक चीज़ पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो मालिक है उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो मालिक है उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके मालिक का एग्जैक्ट पता नहीं लगता, या फिर लोग मालिक होते हुए भी खुद को मालिक घोषित नहीं करते, कहते कि हम नहीं है मालिक, हम तो बस अपने कब्जे में इस एसेट्स को लिया हुआ है, हमने इस घर को अपने अंडर में रखा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या किया हुआ है कि इनकम टैक्स ने एक डेफिनेशन दिया हुआ है डीम्ड ओनर का, मतलब माना गया मालिक, ठीक है। तो जो माना गया मालिक होगा या असली मालिक होगा वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब हुआ कि जो भी मकान से रेंट आएगा उस रेंट पे जितना भी टैक्स बनता है या जितनी टैक्स आपकी टोटल इनकम होगी उसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड कर दी जाएगी। तो ये तो सामान्य बातें थी कि आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ बातें, और इसके ऊपर डिटेल थोड़ा सा पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जैसे
ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और इस एग्जाम के लिए भी ये बीबीआई है। आप कहेंगे कि ये है क्या, तो ये है नॉट चार्ज टू टैक्स। कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ से आपकी इनकम आती है, ठीक है ना, रेंट वाली ही इनकम आती है। यहाँ से जो आपकी इनकम आ रही है वो रेंट से इनकम आ रही है, लेकिन फिर भी उस पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं लगता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो जो सबसे पहली चीज़ है, जैसे कि इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। अगर कोई फार्म हाउस है, उससे अगर कोई इनकम आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स आपको हाउस प्रॉपर्टी में देना नहीं होता। हालांकि इसके कुछ नियम है, लेकिन इतने डिटेल आपसे बीकॉम लेवल पे पूछते नहीं है कि क्या नियम है बताओ। तो हमें बस सीधा सीधा ये लाइन लिख देना। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, भले ही वो रेंट है, ठीक है ना, रेंटल इनकम है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं है। तो वो स्थितियां अगर आपको बताने के लिए कह रहा है तो आप सीधे सीधे इनको लिख सकते हैं, और थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ एन एक्स रूलर। पुराने जो राजा महाराजा हैं उनके अगर कोई पैलेसेस हैं, है ना, कि किला जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे जो पैलेसेस हो गया तो किला वगैरह है। जैसे कि आपको अगर दरभंगा में, तो दरभंगा महाराज का आप मान सकते हैं किला हो गया। जयपुर राजस्थान में ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो उनसे अगर कोई एक से ज़्यादा से नहीं, यहाँ पर एक है, तो उनसे अगर कोई एनी वन लिखा हुआ है, तो उनसे अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी की अगर कोई इनकम आती है तो वो तो टैक्स देंगे नहीं, वैसे भी तो इनकम टैक्स ने मना कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई घर है आपका जिसमें आप स्वयं रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो उसका जो भी रेंट बनता है, मतलब आप कहेंगे कि रेंट कैसे बनेगा, जब हम अपने मकान में रह रहे हैं तो रेंट कैसे बनेगा? तो उसका भी एक तरीका होता है। जैसे कि आप जिस मकान में रह रहे हैं उसका एक म्युनिसिपल वैल्यू होगा, या फिर बगल वाला मकान अगर किराए पे लगा हुआ है तो वो कितने पे किराए पे लगा हुआ है, वो एक फेयर रेंटल वैल्यू हो गया, उचित किराया हो गया। तो वो किराया जो भी आएगा वो टैक्सेबल नहीं होता है। कहने का ये मतलब है, आप अपने मकान में रह रहे हैं और अगर आप अपने मकान में नहीं रहते तो उसको किराए पे लगाते तो 10,000 रुपया महीना किराया होता, यानी कि एक साल में 1,20,000 किराया होता, उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। तो वो 1,20,000 आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो नील होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर आपने चैरिटेबल पर्पज के लिए रख रखा है, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास 3 घर है, तो 2 घर में आप स्वयं रहते हैं और एक घर आपने चैरिटेबल पर्पज के लिए रखा हुआ है, तो ऐसे केस में डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप अगर खुद ही बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपका 2 से ज़्यादा घर है लेकिन तीसरा घर में आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जा रहा है या फिर पॉलिटिकल पार्टी यूज करिए, तो ऐसे केस में जो एनुअल वैल्यू है उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में जो भी रेंटल इनकम आती है उससे कोई टैक्स नहीं लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डीम्ड ओनर क्या होता है। डीम्ड ओनर आप देख ही रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में ना, क्या लिखा हुआ है, माने गए मकान मालिक। तो आप अगर कहते हैं क्या कि हाँ जी हम तो इस मकान के मालिक हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दूसरा आदमी भी आके कहता है हम भी इस मकान के मालिक हैं, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। कभी कभी मकान आपके कब्जे में है लेकिन आप कह रहे हैं क्या नहीं हम तो मकान के मालिक नहीं हैं, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनर का जो है प्रोविजन देखा जाएगा कि किसको मकान मालिक माना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड अपने वाइफ को घर ट्रांसफ़र कर देता है, या फिर आप ऐसे कहें कि वाइफ हस्बैंड को घर ट्रांसफ़र कर देती है, तो सीधे सीधे यहाँ पे जीवन साथी लिखा हुआ है, स्पाउस लिखा हुआ है। स्पाउस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जीवन साथी। कि आपने अपना घर जो है, जैसे मान के चलिए एक हस्बैंड ने क्या किया, अपना घर वाइफ के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये देखा जाएगा क्या उसने जो घर ट्रांसफ़र किया है तो उसने घर का जो मूल्य है अपने वाइफ से लिया या नहीं लिया। मान लीजिए कोई घर है जिस घर से किराया आ रहा था 2 लाख रुपया 1 साल का, तो हस्बैंड ने क्या किया, वो घर ही अपने वाइफ के नाम कर दिया। उस घर की मूल्य है, उस घर का जो वैल्यू है 50 लाख रुपया, तो क्या वाइफ ने 50 लाख रुपया हस्बैंड को दिया या नहीं दिया, तो उसी को यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन लिखा हुआ है। एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब हो गया पर्याप्त प्रतिफल, मतलब पर्याप्त मूल्य। तो डेफिनेटली वाइफ ने तो कोई भी पैसा नहीं दिया होगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हस्बैंड ने जो घर अपने वाइफ के नाम किया है
वो इनकम को बांटने के लिए किया होगा, यानी कि उसके नाम से इनकम ट्रांसफ़र होकर वाइफ के नाम हो जाए। तो ऐसे केस में जो हस्बैंड है उसी को मकान मालिक माना जाएगा, भले ही मकान वाइफ के नाम से है। अगर माइनर चाइल्ड को भी ट्रांसफ़र किया गया है तो माइनर चाइल्ड ने तो पैसा दिया नहीं होगा, मतलब कोई एडिक्वेट पर्याप्त कंसिडरेशन पर्याप्त मूल्य तो दिया नहीं होगा। तो ऐसे केस में मान लीजिए फादर ने अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र किया है तो बेटा टैक्स नहीं देगा, फादर ही उस घर की इनकम पे टैक्स देगा क्योंकि उसको डिम्ड ऑनर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि वो माइनर चाइल्ड माइनर मैरिड डॉटर नहीं होना चाहिए, मतलब माइनर विवाहित बेटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट का मतलब ऐसा होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक संपत्ति है उसके 4-5 मालिक हैं, एक फादर है उसकी संपत्ति के 4-5 मालिक हैं। तो ऐसे केस में जो सबसे बड़ा है या जो भी नंबर वाला बेटा है जो उस पूरी प्रॉपर्टी को देखभाल कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, उसको मालिक माना जाएगा। इसके बाद जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो घरें ट्रांसफ़र की जाती है, जिसको हम लोग जनरली अपनी भाषा में बोलते हैं अपार्टमेंट्स बोलते हैं, तो अगर जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं वो अपार्टमेंट जनरली किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से होता है, लेकिन उसका जो बेनिफिशियल ओनर है यानी कि मेंबर जो है उसको मालिक माना जाएगा और उसको फिर उस घर को अगर वो किराए पे लगाता है तो वो उसको टैक्स देना होगा, भले ही यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी उस मकान का एक्चुअल ओनर माना जाता है तब भी। पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में अगर कोई घर ट्रांसफ़र किया जाता है तो जिसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी है या फिर आप कह सकते हैं लीज है 12 साल तक का, तो जिसने लिया हुआ है ना पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत वो मकान, तो उसी को मालिक माना जाता है। और अगर कोई ऐसा ज़मीन है जिस पे अभी केस चल रहा है, डिस्प्यूट है, झगड़ा चल रहा है, विवादित ज़मीन बोलते हैं जिसको, या विवादित घर आप बोलो, तो ऐसे केस में जो व्यक्ति किराया वसूल कर रहा है, किराया अपने जेब में रख रहा है, उसी को मालिक माना जाएगा केवल इनकम टैक्स पर्पज के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इन सब के बारे में थोड़ा सा आप और भी पढ़ लीजिएगा, जैसे गेस्ट पेपर में पढ़ लीजिएगा या फिर बुक है तो बुक में पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि डीम्ड ओनर क्या होते हैं, वो आप मुझे बताओ। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं ना, इतना तक करते हैं, इतना आप याद कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हाउस प्रॉपर्टी से टैक्स कैसे करके निकलता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है ना। इतने को आप लोग याद करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।